देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया का हाल बेहाल है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर कोरोना के मरीज नहीं है या वो देश उससे जूझ नहीं रहा है। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 90 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। और अगर मोर्टेलिटी की बात करें या मृत्यु दर की बात करें तो लगभग 4,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। रिकवरी की बात करें तो अब तक 48 लाख यानी कि मोटा मोटी 50 लाख मानिए कि लोग अब तक रिकवर हुए यानी कि बीमारी से ठीक हुए हैं। और अभी भी पूरी दुनिया में 37 लाख से ज्यादा केसेस अभी भी है, एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर मामला है तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। लेकिन शुरुआती दौर में जो मरीज आए थे वो चाइना के वुहान शहर से आए थे, लेकिन उस वक्त किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये इतने बड़े पैमाने पर फैलेगा और इसको लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। परमाणु बम बनाने वाले देश भी आज कोरोना जैसी छोटी सी बीमारी को महामारी का रूप लेने में कहीं से भी कोई रोक नहीं पाया है। और उसके पीछे क्या कारण है, कैसे उसको रोका जाए, मृत्यु दर को कैसे ठीक किया जाए, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक आंकड़ा जरूर बता दें कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इसके इफेक्टेड हैं और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपने देश भारत में। तो भारत ऐसे देश में एक बैग जो है ये बीमारी बहुत विकराल रूप धारण कर ली है और यहाँ पर अभी 4,25,000 से ज्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं जो अब तक मामले आ चुके हैं। रिकवरी रेट जो है यहाँ पर तो 50% के लगभग यानी कि 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। और एक्टिव केस अभी भी लगभग 2 लाख 1,74,000 लगभग 2 लाख के करीब अभी भी एक्टिव केसेस हैं। और अगर मौत की बात की जाए, यहाँ पर मृत्यु दर की बात की जाए तो लगभग 14,000 के लगभग मौतें हुई हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब आप कार्यक्रम को बाद में देखेंगे तो हो सकता है कि उस वक्त आंकड़ा आपको अलग हो जाए क्योंकि ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। रही ये बात यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले अगर हैं तो यहाँ महाराष्ट्र में मामले सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र का लगभग 1.5 लाख कह सकते हैं क्योंकि 1,37,000 के लगभग वहां पे लोग बीमार हैं, इन्फेक्टेड हैं। और वहां पे जो मौत है वो 61,000 से ज्यादा लोगों की 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपने राज्य वापस झारखंड। झारखंड की बात करें तो शुरुआती दौर में आपको याद होगा, ध्यान होगा कि जब हमने कार्यक्रम किया था उस वक्त में 100 के अंदर एक केस निकलता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये आंकड़ा जो है 50, 60, 100 तक भी पहुंच गया, लेकिन अब परेशान नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो अच्छी बात यहाँ पर है कि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है और हम तो चाहेंगे कि मृत्यु दर हो ही ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब तक जो केस आए हैं 2,089 यानी कि उससे भी ज्यादा मान के चलिए कि 2,000 पार कर चुका है और ये आंकड़ा डेली बढ़ रहा है। मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ पर अब तक 11 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। ये अलग बात है कि उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज थी जो पहले से बीमार थे और कोरोना होने के बाद में उनकी मृत्यु हुई। और अच्छी बात यह है कि अभी कैंसर पेशेंट जो हैं वो भी रिकवर हुए हैं, वो भी कोरोना से ठीक हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी तक 1,400 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और एक्टिव केस की बात करें तो लगभग 672 यानी कि 700 के करीब हमारे यहाँ पर मरीज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना खत्म होगा? क्या कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दुनिया से, देश से? और मृत्यु दर जो है डिफरेंट देश में डिफरेंट तरह का क्यों है? इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर मनोज हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर पर एक किताब इन्होंने लिखी है। पिछले 22 सालों से बैक्टीरिया और वायरस पर ये रिसर्च करते आए हैं, लंबा इनका इतिहास रहा है। मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि कोरोना आखिर जाएगा कब? देखिए, कोरोना आया क्यों और जाएगा कब, पहली बात है। तो सबसे पहला तो कोरोना खुद आता नहीं है, या तो हम इसे बुलाते हैं या इसके पास जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा। तो
तभी पता चलेगा कि इसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि कोरोना जाएगा कब। इसका मतलब है अगर हम चाहेंगे तो कोरोना हमारे पास आएगा ही नहीं। अगर सभी ये चाले हमारे पास कोरोना नहीं आएगा, कोरोना खुद चला जाएगा, मतलब एक कोने में सिमट के रह जाएगा। कोरोना शब्द जो है ये एक वायरस का नाम दिया गया है, कोरोना वायरस। किसी भी वायरस की प्रकृति होती है कि उसका एक्टिव रहने का समय निश्चित है, और जहां तक आए दिन रोज बातें हो रही हैं, आज ये दवाई निकल गया, आज ये वैक्सीन निकल गया। सबसे पहली बात है दवाई और वैक्सीन यह प्रायः देखा जाता है बैक्टीरिया पे काम करता है, वायरस पे नहीं काम करता है। ठीक है। अगर ऐसा होता तो HIV जो एड्स का वायरस है, आज पूरी दुनिया में 41 साल हो गए। हर साल शुरू में जब ये इन्फेक्शन फैला था 1981 में अमेरिका में पहला केस, इंडिया में 1986 में, तो उस समय ये बात आई थी कि हाँ इसका वैक्सीन निकल गया, ये टीका निकल गया, ये दवाई निकल गया। आज 41 साल बीतने पे भी उसका ना कोई दवाई निकला है ना कोई वैक्सीन निकला है। क्यों? तो हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं कि वायरस को मारना, मारा उसे जाता है जिसमें जीवन होता है। जीवन के लिए एक सेल, एक कोशिका जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य चाहिए। वायरस में सेल भी नहीं है, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। तो ये समझना होगा ये जीवित है नहीं, धूलकण की तरह हो। बस इसमें सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर लक्षण है कि वो जेनेटिक मटेरियल है, DNA या RNA। उसके चारों ओर प्रोटीन का कोट होता है, एक लेयर होता है, इसलिए इनएक्टिव होता है, हवा में धूलकण में ही रहता है। अब ये किसी लिविंग के बॉडी में, सजीव में कांटेक्ट में आने पे उसके सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है, इसका DNA या RNA मल्टीप्लाई करता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वहां कितना मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होगी, कितना दिन तक एक्टिव रहेगा, कितना देर तक एक्टिव रहेगा, ये इसी पे वायरस का सारा लाइफ डिपेंड है। तो जैसे एक कॉमन बात हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लू हो गया, तो आप डॉक्टर ही जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है वायरस के लिए वो दवाई नहीं दे रहा, बोलता है वायरल फ्लू है। लोकल भाषा में डॉक्टर बोलता है लाख कुछ कर लीजिए, कितनों दवाई खाइएगा, ये 2.5 दिन रहेगा। 2.5 दिन रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो आप इसी को समझिए, 2.5 दिन रहेगा। वही है, कोरोना वायरस को विभिन्न माध्यमों से फैलाया जा रहा है। नहीं तो ये जिस इलाके में आया था उसको समेट कर वहीं रख दिया जाता तो ये इनएक्टिव हो जाता। जिन जिन लोगों में था, अगर कोई बीमारी या इम्यूनिटी उनमें डर वाला भावना रहता तो कुछ उससे मरते, नहीं तो धीरे धीरे क्या है वो स्वतः उनके शरीर में वो खत्म हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां तो कोरोना फैलाया जा रहा है। आज हम बताएंगे कि कोरोना कैसे फैलाया जा रहा है, री इन्फेक्शन कैसे हो रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको अभी दे रहे हैं, एकदम ताजा उदाहरण। अमेरिका में कोरोना मार्च अप्रैल में पिक पे था। ठीक है। और कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे थे कि पहले मार्च में उनके यहाँ जो बढ़ने लगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, स्थिति हो गया कि करीब 20 दिनों तक 30,000 एवरेज बढ़ रहा था। हाईएस्ट उनका यह है एक दिन 38,000 कुछ अमेरिका में। उसके बाद में उनका धीरे धीरे इन्फेक्शन का रेट कम होने लगा, इवन 8,000, 10,000 पे आ गया। लेकिन पिछले 16-17 दिन पहले अमेरिका में एक रंगभेद नीति के तहत गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। आपस में लोग लड़ने लगे। उस समय कोरोना को भूल गए, सब मिल गए। और उसी के 14-15 दिन बाद अभी अमेरिका में री इन्फेक्शन हुआ 14 दिन पहले। अब वो मल्टीप्लिकेशन का उसका पीरियड है। ठंडे प्रदेशों में देखिए 14-15 दिन में लक्षण आ रहा है, और गर्म प्रदेश में 1 महीना से 40 दिन में लक्षण आ रहा है। अच्छा, 1 महीना लग रहा है। हाँ, इसीलिए तो हमारे देश में ये नहीं कि हमारे देश में कोरोना आज जो स्थिति है कि 4,26,910 कल सरकारी आंकड़ा बताया गया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारे देश में मिनिमम 10 टाइम्स कोरोना ज्यादा है, यानी 40 लाख। एकदम गारंटी है 40 लाख है। तो ये सामने क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा है कि टेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। टेस्ट होगा तब तो पता चलेगा। दूसरा आप कह सकते हैं कि तो विदेशों में ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो पीरियड है 14 दिन के अंदर में वहां लक्षण आ रहा है। दूसरा बात हम बताएंगे कि वहां डेथ रेट या इन्फेक्शन जो कम आबादी वाले में इन्फेक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है और डेथ ज्यादा हो रहा है। उसका कारण है
पहले एक हम ये बात कर लें, अमेरिका वाला तो बताएंगे। ठीक। तो यहां देखिए, हमारे देश में ये इन्फेक्शन का रेट कम नहीं है, इन्फेक्शन है, लेकिन उसका जो लक्षण हावी होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसीलिए लोग सामने भी नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है हमें कुछ नहीं हुआ है। कितने मोहल्ले में ऐसा है कि कोरोना वहां है लेकिन आज तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके शरीर के अंदर में धीरे धीरे वो खत्म हो गया। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना से मर भी रहे हैं, लेकिन उस इलाके में क्या कहा गया कि इनका तो हार्ट अटैक हो गया, इनका किडनी फेल हुआ, ये हुआ। अगर उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ तो वो डेथ उसका काउंट हो रहा है। नहीं तो अभी देखिए, रांची की मैं बात बताता हूं, पिछले 4 दिन पहले थड़पकना एक मोहल्ला है जहां एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट था। वो पिछले 1 महीने से टेस्ट करवा रहा था, लेकिन शुगर लेवल उसका फ्लक्चुएट ज्यादा हुआ और कोरोना इन्फेक्टेड था। तो 1 महीना के अंदर में कोरोना जो उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चलते, क्योंकि शुगर ज्यादा लेवल हो गया, तो उसके चलते कोरोना हावी हो गया। वो लंग्स को इफेक्ट कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, मतलब लक्षण आ गया। तो अपने उस डॉक्टर से बोला कि ये आजकल ऐसा दिक्कत हो रहा है। तब डॉक्टर बोला कि लगता है एक बार आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। अब कराया तो पॉजिटिव निकला। ठीक है। उसकी वाइफ अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है, हो सकता है कि किसी महिला के थ्रू उसकी वाइफ हो, उसको इन्फेक्शन हुआ हो। बिल्कुल हुआ होगा। हाँ। तो यही स्थिति हमारे देश में है। कोरोना कैरियर मिनिमम 10 टाइम्स, करीब 40 से 50 लाख लोग या कहिए करोड़ों लोग हमारे देश में कोरोना कैरियर है। लेकिन हमारे देश में इम्यून सिस्टम कहां मदद कर रहा है, एक आएगी बात हर्ड इम्यूनिटी की भी, हम लोग चर्चा करेंगे किसी एपिसोड में। तो यही चीज हमारे देश को बचाए हुए है। अब यहां पे अमेरिका में क्या हुआ, 15 दिन बाद री इन्फेक्शन। अभी देखिए, पिछले 4 दिनों से अमेरिका में अब फिर 30,000, 32,000, 33,000 केसेज आने लगे। तो यही चीज है, कोरोना को बुलाया जा रहा है। अब आप कहते हैं कोरोना खत्म कब होगा? आप चाहेंगे तो खत्म होगा, आप ना चाहेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो क्या इसके करना क्या होगा? क्योंकि सरकार जो है काफी परेशान है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आज घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। अमीर को तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जो गरीब हैं उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। और सबसे ज्यादा हाल अगर खराब है मिडिल क्लास का है, क्योंकि वो किसी से मांग भी नहीं सकते। तो आखिर ये कोरोना का क्या होगा इलाज, देश का क्या होगा? देखिए, इसके पीछे कारण यही है कि एक मैं उदाहरण दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहते हैं सरकार की नियति गलत है, सरकार के यहाँ जो सिस्टम है वो गलत है। ठीक है। इसका उदाहरण ऐसे आप समझें, पटना में रेलवे स्टेशन के बाहर हनुमान मंदिर है। ठीक है। लोग वहां से निकल के आते हैं और ठीक उसके बगल में ही बाईं तरफ ही वहां पे बस स्टैंड हुआ करता था, वीर कुंवर सिपार के पास। लोग निकलते थे स्टेशन से, रिक्शा वाले को बोलते थे हमें बस अड्डा जाना है, बाबू कितना लोगे? जब कोई बोल देता था कितना लोगे तो समझ जाता था ये मुल्ला है बाहर। हाँ। और अगर कोई बोल दिया ऐसे, भाई साहब बस अड्डे किधर है, तब वो सामने देखिए दिख रहा है, वही है। अब वो देखिए क्या करता था, जिसने बोला कितना लोगे तो बोला बैठो बाबू, ऐसे तो 80 रुपया भाड़ा है ना, रात है 100 रुपया से कम नहीं लेंगे, सवेर है 100 रुपया से कम नहीं लेंगे, ऐसे करता है। अब वो क्या करेगा, जो कि 50 मीटर की भी दूरी नहीं थी, तो घुमा के लेके जा। अब वो ले गया पूरा गांधी मैदान और वहां से घुमाते हुए ऐसे आकर के और 100 रुपया लिया। समय भी लगा उसको करीब 1 घंटा, 5 मिनट में पहुंच जाता, फ्री में पहुंचता। वही हालत है हमारे देश में, कोरोना को फैलाया गया और स्वाभाविक है फैलाया गया। और उस समय आप लॉकडाउन किए, जबकि लॉकडाउन शुरू में आपको करने के पहले छांटना था, लॉकडाउन करने के पहले क्वारंटाइन कर देना था वैसे लोगों का जहां पे कि हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वल्नरेबल एरिया, जो ज्यादा लग रहा है, उस इलाके को एक तरह से सील कर देते और बाकी लोगों को कहते आप लोग हट जाएं, 1 सप्ताह का समय देते हैं, उसके बाद में आप लॉकडाउन लगाते, जैसा कि साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया से पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए थी। साउथ कोरिया में भी मार्च में जब हमारे यहाँ केसेज 500 पहुंचे थे, साउथ कोरिया में 10,000 केसेस था। ठीक है। उसने क्या किया कि एक चौक चौराहे पे कियोस्क लगा करके और लोगों का टेस्ट करना शुरू किया। बोला हम नहीं जानते हैं कि आप में लक्षण है या नहीं, हम सब लोगों का टेस्ट करेंगे। ठीक।
लोग खुद स्वेच्छा से, लेकिन वहां टेस्ट फ्री में होता था। और आज हमारे देश में अभी स्थिति है कि आप जाइए अल्ट्रासाउंड कराना है 800 रुपये का, तो आपको देना पड़ेगा 4500 प्लस 800, तभी आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ये रांची में भी चल रहा है। ये समझ में नहीं आया, 4500 प्लस 4500 कोरोना टेस्ट का नाम पे। अच्छा, रांची में भी सभी जगह, सभी क्लिनिक में जाइए, सरकार ने ये जारी कर दिया है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड कराने आया उसका साथ में कोरोना टेस्ट कराइए। अब वो पब्लिक क्लिनिक जो है प्राइवेट, उनको चांदी हो गया है 4500 नाम पे। वो आज बताइए 4500 को 2200 2400 किया गया तो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, तो कितना इसमें पैसा लग रहा था। तो यहां पे कोरोना के नाम पे लूट मची हुई है। कोई सिस्टम, ये मकसद नहीं था कि हम अपने देश के नागरिक को कोरोना से बचाएं। सरकार जिस रास्ते पे चल रही है उसमें बचाना मकसद नहीं है, वहां मकसद है कि हमें इस सिस्टम के माध्यम से कितना हमारे वर्कर्स को फायदा हो। अच्छा, आज एक थर्मल एनालाइजर जो 800 से 1200 रुपया मैक्सिमम उसका रेट है, सरकार में खरीद हो रही है लाखों की संख्या में 9 से 10 हजार रुपये रेट पे। पब्लिक को ये सब कहां पता है, वो तो 2 जून की रोटी में लगा हुआ है। तो कोरोना के बहाने भी यह लंबी लूट की बस यही हो रही है। क्योंकि यहां देखिए, अब हम लोग पहले मुद्दे पे आ जाएं, तो अमेरिका में दोबारा कोरोना कैसे फैला आप समझ गए, क्योंकि वहां बीच में नस्लवेदी दंगा हुआ और उसके चलते लोग फिर ये भूल गए कि हम में इन्फेक्शन है या दूसरे में नहीं है, तो कोरोना के पास गए और कोरोना वाले व्यक्ति गए तो वहां इन्फेक्शन शुरू हुआ। इसका दूसरा उदाहरण सबसे बड़ा हम दें कि मार्च में ईरान में 80,000 केसेस थे, ठीक है। अप्रैल में वहां का केसेस घट करके माने 80,000 थे, फिर वहां इन्फेक्शन रुका, संक्रमण और डाउन होने लगा। मुश्किल से 500-600 केसेस आ रहे थे अप्रैल में, 85,000 के आसपास रहे। हमारे रमजान के महीने में लोगों ने क्या किया कि कोरोना के बंदिश को नहीं समझा, उनके दिमाग में बैठ गया हमारे यहां तो कोरोना खत्म हो गया है। अगर एक व्यक्ति भी नमाज अदा करने में पॉजिटिव था, वहां सारे लोग सांस लिए। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब ईरान में डेथ रेट भी बढ़ा और पुनः देखिए ईद 25 मई को हुआ। 25 मई के बाद का आप ग्राफ उठा के देखिए, ईरान में डेली अब वहां 5,000-6,000 इन्फेक्शन होने लगा। तो जिस कंट्री में इसकी अवहेलना की गई रमजान के महीने में और नमाज के मामले में, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में आप ग्राफ उठा के देखिए तो 25 मई के बाद बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा है, सऊदी अरब में भी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि डेथ रेट वहीं ज्यादा हुआ है जहां पे कि या तो गरीबी है या संस्कृति का ह्रास हुआ है। चलिए, गरीबी तो समझ में आई, संस्कृति का ह्रास, इसका क्या मतलब क्या निकालें? देखिए, लाइफ स्टाइल, इसमें 2 चीज से है। ये इम्यूनिटी, प्रतिरोध करने की क्षमता, हम इसके पहले एपिसोड में बताए थे कि वो हमारे ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस नाम की चीज होती है, वही मन है, आत्मा है। उसे अगर हम कंट्रोल में करें तो हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। वो हम पे हावी होता है, लेकिन हम उस पे हावी हो जाएं, हम अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करें, नियंत्रित करें, हमें कोई बीमारी नहीं होगा। मेरे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि 20 से 22 साल हो गए हमें इस पे काम करते हुए, आज तक हमें खांसी, सर्दी, बुखार तक नहीं हुआ। बीमारी किसे कहते हैं नहीं पता है, क्यों? हमने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करना सीखा, और इसी कि लोग कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, हमारे बुक में इसी पे चर्चा है। अब देखिए यहां पे संस्कृति, लाइफ स्टाइल। अगर लाइफ स्टाइल की बात करेंगे तो भारत में आज भी एकल परिवार है। एकल परिवार छोड़िए, समाज की बात है, लेकिन आप चले जाए वेस्टर्न कंट्री में तो वहां पे देखेंगे कि परिवार शब्द ही नहीं है, समाज तो भूल जाइए। हर घर अपने आप में ओल्ड एज होम की तरह है। अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ दोस्ती किया, शादी किया, देखिए 2 महीने बाद किसी और के साथ है, 2 साल बाद किसी और के साथ है,
वो ले देकर के वहीं पहुंच जाता है शेल्टर होम में, वहां पे मृत्यु दर ज्यादा है, क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस उनके वश में नहीं है। तो इसी को हमने इंडिकेट किया लाइफ स्टाइल, दैट मीन्स उसे हम कह सकते हैं रहन सहन। अच्छा, कोरोना फैलने का और डेथ रेट का कारण है एक लाइफ स्टाइल, दूसरा गरीबी। गरीबी मीन्स हम कह सकते हैं जिसे पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। साइंस में एक शब्द आता है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब यह नहीं है कि छुपा भूख, मतलब आप खा लिए खाना, लेकिन जो चीज खाना चाहिए था, उसमें जो प्रोटीन विटामिन चाहिए था, जो एंजाइम बनना था, वो भोजन आपने नहीं लिया, खाली पेट भर गया। हाँ, अफ्रीका में हिडन हंगर का 50% से ज्यादा बच्चे शिकार हैं। तो जिस कंट्री में हमने रिसर्च किया, आज कोरोना 213 देशों में फैला हुआ है, डेथ रेट हम देख रहे हैं कि जहां पे लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, लोगों में समाज और परिवार वाली बात नहीं आ रही है, संस्कृति का ह्रास जहां हुआ है, वहां डेथ रेट ज्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ जहां पे ये है लेकिन हिडन हंगर वाली बात, पोषक चीजें नहीं मिलती है लोगों को, किसी तरह से पेट भर रहे हैं, वहां भी डेथ रेट ज्यादा है। इसका उदाहरण हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे आप ले लें बेलारूस और स्वीडन, ये रशियन कंट्री तरफ बेलारूस है और स्वीडन है, दोनों में कल तक 21 जून तक केसेज हैं 58,000 के पास। बेलारूस में 58,505 केस थे और स्वीडन में 56,043 केस थे, माने दोनों में लगभग 50-55,000 के आसपास केसेस हैं सेम। लेकिन बेलारूस में डेथ हुआ है सिर्फ 346 लोग मरे हैं, और वहीं पे स्वीडन में 5,053 लोग मरे हैं। ये कैसे? क्यों? क्योंकि स्वीडन में क्या है, जितने भी वहां के सीनियर सिटीजन्स हैं 65 इयर्स के बाद, सरकार उनको सारा सुविधा अपने सरकारी स्तर पे देती है, वो घर में नहीं रहते हैं, उन लोगों को सब सुविधा सरकार कराती है। तो आप एक अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे परिवार से अलग रह रहे हैं। और कोरोना के इम्यूनिटी वाले समय में उनको लगता है, एक तरह से कहिए कि क्वारंटाइन हो गए, तो पहले ही से क्वारंटाइन का लाइफ आप जी रहे हैं। यहां पे संस्कृति का ह्रास है। आप बताइए, आखिर स्वीडन में सिर्फ 50,000 में 5,053 लोग मर चुके, 10% डेथ रेट है। और वहीं पे बेलारूस में सिर्फ 346 लोग हैं उसी 50,000 में, 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है, 0.34% है। दूसरा आपको इसका हम सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं, आप लीजिए सऊदी अरब और फ्रांस। सऊदी अरब कल्चर्ड, खान पान से अच्छा, पैसे से अच्छा, अब प्लस सबसे अच्छी चीज है खाड़ी देशों में, वो है कानून व्यवस्था और डिसिप्लिन। आज देखिए वहां पे, इसीलिए कहते हैं संस्कृति का ह्रास नहीं हुआ है। जिस गल्फ कंट्री या मुस्लिम कंट्री में आप देखिए कि ये कानून कड़े हैं, खास करके कल्चर और संस्कृति पे, वहां देखिए उठा के डेथ रेट एकदम कम है। अभी आप उठा लें, फ्रांस में 1,60,000 केसेज हुए हैं और सऊदी अरब में 1,57,000, मान के चलते हैं दोनों लगभग 1,60,000 है। सऊदी अरब में सिर्फ 1,267 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि फ्रांस में 29,640 लोगों की मृत्यु हुई है। आप इसी से समझिए कि संस्कृति से कोरोना को क्या लगाव है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। हमारे देश में क्या संस्कृति को ह्रास करने के लिए सरकार अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने राजस्व के लिए शराब दुकान को जन वितरण प्रणाली बना दी है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हम इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करेंगे। एक बेवड़ा कभी भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर सकता है। आप बताइए, क्या गल्फ कंट्री में दारू का सेवन खुले होता है? कहीं बैन है। फ्रांस में जाइए, दारू और पानी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस चीज को समझना होगा पूरे देश दुनिया को, भारत के पुराने कल्चर को अपनाना होगा पूरे विश्व को, तभी कोरोना खत्म होगा और कोरोना से बचेंगे। कोरोना फैलने और कोरोना से मरने का सिर्फ दो ही कारण है, एक संस्कृति का ह्रास और दूसरा गरीबी, खान पान। हिडन हंगर अगर है तो समस्या ज्यादा होगा, डेथ होगा और इन्फेक्शन। दूसरा, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होगा।
दूसरा, अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब है तो स्वाभाविक है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इन्फेक्टेड भी होंगे, तो आपके अंदर वो मल्टीप्लाई ज्यादा करेगा और आपका डेथ ज्यादा होगा। इसीलिए अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस में डेथ ज्यादा हुआ। अपने देश का जो मृत्यु दर है, एक चीज और थोड़ा सा यहां पे देखिए, अब आप सऊदी अरब और पाकिस्तान से तुलना करें तो हम यहां देख रहे हैं कि सऊदी अरब में 1,60,000 के आसपास केसेज हैं, वहां सिर्फ 1267 लोग मरे हैं, जबकि पाकिस्तान में भी वही लगभग 1,80,000 के आसपास, और यहां 3,590 लोग मरे हैं। कारण यहां हिडन हंगर है, गरीबी, हिडन हंगर है, समझ गए। और थोड़ा सा कानून लापरवाही इन्होंने किया। पाकिस्तान की स्थिति ठीक थी, लेकिन इसी रमजान ईद के बाद वहां जो रफ्तार पकड़ा है, बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ा है। अब आइए, पाकिस्तान में 1,81,000 केसेज हैं और मेक्सिको में 1,80,000। मेक्सिको की स्थिति फ्रांस जैसी हो गई है। 1,80,000 में वहां 21,825 लोग मरे हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 3,590 लोग मरे हैं। तो आप डेथ का आप समझ गए, इसका संबंध आपका आंसर मिल गया होगा कि कोरोना कब खत्म होगा और कोरोना से लोग ज्यादा क्यों मर रहे हैं। दो ही कारण है, संस्कृति में गिरावट जहां है और हिडन हंगर, भूखमरी, ढंग से लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। रही भारत की बात, तो रसिया और भारत में अगर देखें तो हमारे देश में भी हिडन हंगर की स्थिति है ओवरऑल। इसलिए हमारे देश में डेथ रेट ज्यादा है रसिया की तुलना में। रसिया में 5,84,000 केसेस हो चुके हैं, 6 लाख, उसके बाद भी वहां सिर्फ 8,111 लोग मरे हैं, 8,000 के आसपास। हमारे देश में 4,26,000 और हमारे देश में 13,703 लोग मर चुके हैं हमारे यहां, जबकि वहां कैसे 6 लाख के आसपास हैं और वहां सिर्फ 8,000 लोग मरे हैं। तो ये सारे जगह का आंकड़ा हमने जो रखा है, तुलना उससे ये समझ में आ गया, साबित हो चुका है। इसे समझना होगा हमारे सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को, और इस तरह के चीज को एनालाइज करके प्लानिंग करेंगे तब तो भारत बचेगा। अन्यथा भारत की स्थिति आगे चल करके बहुत खराब होगा, क्योंकि डेथ रेट बढ़ेगा। कौन कौन से वैज्ञानिक हमारे देश में रिसर्च इस पे कर रहे हैं? किसी ने कह दिया था मैक्सिमम डेथ हमारे देश में 8,000 होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। हम 14,000 तक पहुंच चुके हैं। किसी ने कह दिया था भारत में तो मार्च अप्रैल आएगा, गर्मी होगा, अरे यहां कोरोना तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। तथ्यों में जाइए, इस तरह से रिसर्च कीजिए, एनालाइज करके प्लानिंग बनाइए, और हमें किस राज्य को अभी पूरी तरह से क्वारंटाइन करना है, पूरी तरह से उसको लॉक करना था। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 3 राज्य को कंप्लीट लॉक कर दें, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु, एकदम फुल, कोई नहीं बाहर जाएगा नहीं आएगा, जैसे किसी हॉट स्पॉट को। तो ऐसे भी 5 राज्यों की अगर अब देख लिया जाए मरीजों की संख्या, तो 90% से ज्यादा मरीज तो 5 राज्यों में। वही है। लेकिन जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन 3 राज्यों में पूरी तरह से हो चुका है, वो है महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। देखिएगा स्थिति सबसे खराब जो ट्रेंड चल रहा है, वो धीरे धीरे महाराष्ट्र में तो कुछ, मुंबई के अलावा, मतलब एक तरह से कहें राज्य छोड़ दीजिए, पूरा मुंबई और दिल्ली, ये दोनों में चल रहा है। और दोनों लगभग सेम स्थिति में है, 50,000 मुंबई तो 50,000 दिल्ली। तो वहीं पे काम करने वाले मजदूर जो हैं, ज्यादातर मजदूर झारखंड, बिहार के होते हैं, और वही लोग हमारे राज्य में वापस आए। ये अच्छी बात है कि हमारे राज्य के मजदूर है तो जाएंगे तो अपने राज्य तो आएंगे ही आएंगे। वहां से मजदूर जब आए हैं तो यहाँ पे भी बीमारों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और मैं बता रहा हूं कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ 2,000 के केसेज निकले हैं झारखंड में, है ना। बिहार में भी करीब 7,000 के केसेज निकले हैं, लेकिन बिहार में कम से कम 70,000 केसेज होंगे, झारखंड में कम से कम 20,000 केसेज होंगे मिनिमम। लेकिन वो केसेज उनके अंदर है, लक्षण नहीं आएगा, क्योंकि बिहार, झारखंड, यूपी में जो लेबर क्लास के लोग हैं, भले उनके सामने कुछ हिडन हंगर वाली बात आती है, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल है कि वो, हम लोग कहते हैं ना कि जिम जाते हैं, वो वर्कआउट खूब करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। वहां कोरोना का डेथ रेट ज्यादा नहीं होगा, खुद स्वतः समाप्त होगा। तो हमें ये देखना है ना कि
कोरोना का इन्फेक्शन का कारण क्या है, डेथ रेट कैसे बढ़ रहा हो उसको कैसे रोकें, ये दो चीज पे काम करना होगा। क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ इसका समस्या का हल नहीं है। अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं तो भूखमरी से लोग और मरेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से ये कभी भी सिर्फ लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई कि लॉकडाउन सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, लेकिन एक चीज गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो गवर्नमेंट ही करेगी, कि हमारे बोलने से भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो पहले दौर में जब हमने पहले कार्यक्रम किया था और लॉकडाउन होता था तो लोग घरों से नहीं निकलते थे, जब 1 2 4 10 मरीज थे, आज के डेट में 2000 मरीज हो गए हैं। अभी जो सड़कों पे जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, जिस तरह से बाजार जा रहे हैं, तो क्या कोरोना खत्म हो गया या दहशत खत्म हो गया? नहीं, यहाँ कहिए तो मजबूरी में दहशत खत्म हो गया। पेट की आग और रोजगार का भूख जो है ये लोगों को दहशत खत्म कर दिया है, ये मजबूरी में। क्योंकि आज भी लोग हर जगह निकल रहे हैं क्या कि हमें 3 महीना होने जा रहा है। कितने ऐसे घर हैं जहां पे डेली कमाने के बाद लोग खाते थे, तो वो कैसे जिएंगे? तो उनके अंदर ये इम्यून सिस्टम अपने आप में उन्होंने विकसित किया, कोरोना से तो लड़ लेंगे, भूखमरी से पूरा परिवार मेरा मरेगा, चलो मेरे को होगा तो क्या होगा देखा जाएगा। तो यह एक मजबूरी है, इसको हम ये रूप में ले सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी है। अगर इसी तरह से होता रहा तो कुछ वैसा व्यक्ति भी इन्फेक्टेड होगा जो सुपर स्प्रेडर बन सकता है, कोरोना कैरियर, जिसका लाइफ स्टाइल सही नहीं है। और अगर उसके अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो करके और लक्षण जल्दी लाया, वो कहीं भी सांस लेगा, सिर्फ छींकने की बात नहीं है, तो वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इसलिए ये दोनों बात सरकार को करनी होगी कि सिर्फ पलायन रोकने से, माइग्रेशन रोकने से, महाराष्ट्र में यहां भेज दिए लेकिन वो व्यक्ति महाराष्ट्र का था नहीं, वो बिहार का था, अब फिर बिहार में आया, अभी 1 महीना नहीं हुआ फिर महाराष्ट्र जा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र या गुजरात और राजस्थान भी नहीं चलने वाला है, फैक्ट्री ये जो भी काम है उनको वर्कर्स चाहिए, अब वो यहां से जा रहे हैं। तो सरकार को यहां पक्ष विपक्ष दबाव और राजनीति के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं कि माइग्रेशन नहीं करा रहे हैं, कोरोना का मिलन करा रहे हैं। अच्छा। अगर सरकार चाहती तो क्या इन राज्यों में ही उनके लिए हर तरह से व्यवस्था नहीं कर सकती थी? तो यहां क्या हुआ कि हम अपने राज्य में अगर करेंगे तो अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांटने देंगे राशन, तो उसको कुछ मिलेगा, कल मेरा वोट दिलाएगा, दूसरे राज्य में तो मेरा होगा नहीं। यहां सब राजनीति का खेल हो रहा है। अभी बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का मैं तहे दिल से मानता था कि वो पढ़े लिखे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी राजनीति का शिकार हो गए। उन्होंने बिहार को संभाल कर रखा था कोरोना के मामले में, लेकिन देखिए राजनीति के चक्कर में कि नहीं, मजदूर वही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मना कर रहे थे कि नहीं मजदूर जहां वहीं रहेगा, वहां सारा व्यवस्था करेंगे, लेकिन राजनीति के तहत बिहार में मजदूर आने लगे। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो आरजेडी हो या जो भी कांग्रेस हो, सारे पार्टी उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को लाएंगे, मजदूर तो उधर मर जाएंगे, भूखे मरेंगे। तो वो मजदूर के प्रति सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो अब बीजेपी, जब अमित शाह जी, नीतीश कुमार बैठे, तो इनके बीच बैठने का मतलब है जो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इनके बीच बात आई कि भाई हमारा वोट बैंक नहीं जाना चाहिए, इसलिए बिहार में ना अब टेस्टिंग होता है ढंग से, ना कहीं कोई जांच होता है, कोई व्यक्ति कहीं आ जाए चला जाए। क्यों? तो उनका कहना है कि यहां वही मरेगा जो मरने लायक है, बाकी इम्यून सिस्टम ठीक ही रहेगा, चलो हमारा वोट बैंक काहे बर्बाद हो। तो बहुत से राज्यों में वोट बैंक का शिकार हो रहे हैं और कोरोना मरीज बन रहे हैं। चलिए, बहुत सारे राज्यों में राजनीति, कुल मिलाकर के यही समझ में आ रहा है कि राजनीति हो रही है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि अब लोग जो है घरों से एकदम बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि वो काम करते हैं, उनके घर में परिवार है, उनके घर में चूल्हा जलना है,
तो उनके लिए क्या सलाह है जब वो बाहर निकल रहे हैं, तो किन किन चीजों का जो है वो ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहला तो हर घर में हम कहेंगे जिनको काम करना है, जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको छोड़कर बाकी अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे और खुद पे आप ये ध्यान दें कि पौष्टिक चीज खाएं। तो पैसे तो है ही नहीं है। हाँ। वही मैं कहने वाला था, जहां पौष्टिक शब्द आती है तो लोग समझ जाते हैं काजू बादाम किशमिश। पौष्टिक चीज का मतलब होता है बैलेंस डाइट। अगर कोई आदमी मीट खाता है 250 ग्राम, 100 ग्राम मूंगफली खाएगा तो 250 ग्राम मीट के बराबर होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि कम पैसे में हमें पौष्टिक चीज कैसे मिलेगी और हम कैसे अपने परिवार को और अपने को इस कोरोना काल में बूस्ट रखें, इम्यूनिटी बूस्टर हम खुद बने। उसके लिए सबसे पहला 10 गिलास पानी आप दिन भर में दवाई की तरह पिएं, हो सके तो थोड़ा गर्म पानी। सवेर में उठें 2 गिलास गुनगुना पानी। फ्रेश होने के बाद आप आधा घंटा या तो घूमें या डांस करें या एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं। ब्लड सर्कुलेशन आपका दिन भर के लिए तरोताजा रहेगा, कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं, सब मारा जाएगा। उसके बाद आप फिर 2 गिलास पानी पी के अपने काम पे लग जाएं। 4 गिलास पानी सवेरे में 10 बजे तक हो जानी चाहिए। वर्किंग आवर में 2 घंटा 4 घंटा आप 2 गिलास किसी तरह से पानी पिएंगे। शाम में फिर घर आए 2 घंटा पानी, 8 गिलास। अगर रात में 1 या 2 गिलास हो सके खाने के बाद आप पिए तो 8 से 10 गिलास पानी बहुत जरूरी है। जल ही जीवन है, ये नहीं कि सिर्फ बाहर तालाब के पानी की बात हो रहा है, शरीर की बात होती है। तीसरी बात, आधा घंटा वर्कआउट, 10 गिलास पानी और हो सके तो 1 गिलास जूस, वो आप संतरा का जूस सक्षम है वो पी लें डेली। नहीं तो नींबू, सवेर में जो पानी पिएंगे उसमें नींबू डाल लें और 1 चम्मच शहद डाल लें। आपके बॉडी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये पहला हुआ। दूसरी बात कि आप ज्यादा नहीं, 5 पीस मूंगफली, जिसको हम लोग बादाम कहते हैं, वो आलमंड महंगा है, ये आम आदमी की बात बता रहे हैं। 5 पीस मूंगफली, चना, गुड़, समझ गए? इन चीजों का सेवन आप शाम में जब आते हैं नाश्ते के वक्त इसका करें या सवेर में करके जाएं। लेकिन हर हाल में हर व्यक्ति 2 पीस खजूर का इस्तेमाल करे, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। आपको देखना है तो आप गल्फ कंट्री में चले जाइए जहां खजूर का खजाना है। आप वहां का देखिए, लाइफ स्पैन लोगों का, जीवन अवधि ज्यादा है। आप उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, ज्यादा है। आज इम्यून सिस्टम देखें, वहां का डेथ रेट देखें, ज्यादा है। खजूर का कमाल है, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो पौष्टिक चीजों में ये सब करें और जो सक्षम है वो 2 से 3 पीस आलमंड और अखरोट और खजूर, ये 3 चीज का इस्तेमाल करें। इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग रहेगा। लेकिन हर हाल में 10 गिलास पानी और आधा घंटा किसी न किसी तरीके से बहाना ढूंढिए पसीना बहाने का। यही मूल मंत्र है आज के जीवन का। चलिए, तो ये क्या खाना है, कैसे खाना है, वो तो आपको बता दिया। मनोज जी, एक जो मेरे जहन में बार बार ये सवाल आता है, क्योंकि एजुकेशन हमारे लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी है और एजुकेशन लाइन पे अभी जो है बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बड़े बच्चे तो कहीं से ना पढ़ ही लेंगे, सीख ही लेंगे। छोटे बच्चे जो अब स्कूल नहीं जा रहे, पूरा साल शुरू हुआ, अब क्या देखते हैं कि ये स्कूल या फिर एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो सरकार कर रही है, समाज या पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब होता है बाय बर्थ, जो बच्चों में आता है वो लॉन्ग लाइफ हम लोग तक रहता है। लेकिन एक्वायर्ड परिस्थिति के हिसाब से इम्यूनिटी अपने में डेवलप कर लेना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके, ये बच्चों में नहीं होता है विकसित। वो इसको हम कह सकते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी भी, एडेप्टेशन, अनुकूलन, परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढाल लेना। बच्चे नहीं ढाल सकते हैं।
बच्चे क्या, इवन अल्हड़ अवस्था में 16 साल 18 साल की आयु तक वो एज होता है एक्सपेरिमेंटेशन का। बच्चे 2 दिन तक स्कूल में नियम कानून अपनाएंगे, तीसरा दिन से ढीले होने लगेंगे। और वहां एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होने के चलते बच्चों में, स्टूडेंट्स में, जो स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, खास करके स्कूल के बच्चे, उनमें कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। इसलिए पहले जान है, बाद में शिक्षण और जहान है। चलिए, अब एकदम लास्ट आखिरी सवाल, भारत को या विश्व को दिसंबर में कहां पे देखते हैं? देखिए, भारत या विश्व को दिसंबर में देखने की बात इतना डरने की भी नहीं है। अगर हम जो पिछला ट्रेंड है वो देखें तो मार्च में स्पेन में स्थिति, इटली में स्थिति, ईरान में बहुत खराब थी। अप्रैल में इनका डाउनफॉल हुआ, मई तक वहां खत्म हो जाता। लेकिन लॉकडाउन का लोग उपयोग नहीं दुरुपयोग करने लगे। तो फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि कोरोना को आप बुलाएंगे तो आएगा, उसके पास आप जाएंगे तभी वो आपको गले लगाएगा। तो ये हर व्यक्ति को खुद अपने आप में समझना होगा कि कोरोना से हमें दूर रहना है। सरकार को यह रणनीति बनानी होगी कि हम छूट धीरे धीरे दें। किस उस मामले में झारखंड सही है। यहां पूरे देश में जिस तरह से छूट दे दिया गया, हम समझेंगे हमारे राज्यों में बहुत सी चीजें अभी भी पाबंदी है, वो सही है। तो दिसंबर में उतना खराब स्थिति नहीं दिसंबर तक जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी सरकार, हाँ, दिसंबर तक स्थिति खराब हो सकती है हमारे देश में अगर ये राजनीति होती रही तो। हम इलेक्शन का भेंट चढ़ा दे 2-3 राज्यों का तो कोरोना तो इतना होगा कि इलेक्शन भी नहीं होगा। इन्हें अभी समझ में नहीं आ रही है। तो अगर सरकार इस मुद्दे पे काम करती है राजनीति से अलग हटकर, तो हमारे यहाँ कोरोना दिसंबर में नहीं, दशहरा में रावण वध के साथ, ये दशहरा में जो हमारा होता है विजयदशमी का पर्व, हम लोग विजयदशमी कोरोना पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये राजनीति होता रहा तो दिसंबर में पूरी दुनिया में 5 करोड़ से कम कोरोना व्यक्ति नहीं मिलेंगे। अब मरने वाले का आंकड़ा 50 लाख से ऊपर हो जाएगा, और ये शायद अभी तक का सबसे बड़ा महामारी का रूप ले लेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि सरकार ने आपको छोड़ दिया, अब आपको खुद का इंतजाम अपने से करना है। आपको समझना है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, कितना डिस्टेंस रखना है। ये सारी चीजों पर अब आपको खुद से ध्यान देना होगा, वरना स्थिति भयावह है। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।